कहानी एक नोबल की हवेली से शुरू होती है, जहाँ एक अंधा लड़का कुनोन अपने करीबियों से घिरा बैठा है। सबके चेहरों पर दया और चिंता साफ दिखती है। सबने हमेशा कुनोन से कहा है कि उसकी आंखें देखने लायक नहीं है, इसलिए वो अक्सर सोचता है कि असल में देखना होता क्या है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि देखना यानी रंग और आकार महसूस कर पाना। कुनोन की आंखों पर एक खास निशान है, हीरोज स्कार, जो मशहूर नाइट हिस्टोर ह्यूग्लिया ने छोड़ा था, और उसके पिता कहते हैं कि ऐसा निशान आम नहीं होता, इसलिए कुनोन को इस पर शर्म नहीं बल्कि थोड़ा गर्व होना चाहिए। फिर भी नौकरानियां आपस में फुसफुसाती रहती हैं कि ये कितना दुखद है, और कुनोन ये सब सुनकर समझ नहीं पाता कि कोई सिर्फ इसलिए दुखी क्यों हो जाता है क्योंकि कोई देख नहीं सकता। उसी दिन उसके मैजिक टीचर आने वाले होते हैं और एक मेड उसे स्टडी रूम तक ले जाती है। रास्ते में कुनोन उससे पूछता है कि उसे मैजिक सीखना जरूरी भी है या नहीं। मेड कहती है कि उसके अंदर वाटरक्रेस की वजह से जो टैलेंट है उसे ना इस्तेमाल करना तो बेकार होगा, और मैजिक आना एक बड़ी स्किल मानी जाती है जिस पर उसे गर्व होना चाहिए। कुनोन को फिर भी लगता है कि इसका क्या फायदा, क्योंकि मैजिक आ भी जाए तो भी वो बिना किसी की मदद के कहीं नहीं जा सकता। स्टडी रूम पहुंचकर उसकी मुलाकात उसकी टीचर जेनी से होती है, जो उसे पढ़ाने को अपना सम्मान बताती है। कुछ देर बाद उनकी क्लास शुरू होती है और कुनोन देखते ही देखते पहला स्पेल कर लेता है। एक पानी की छोटी सी गेंद बना देता है। कुनोन देख नहीं सकता, इसलिए वो स्पेल कैसा दिखता है उसे पता नहीं। जेनी बताती है कि वो पानी का मैजिक इस्तेमाल करके आईबॉल के साइज की वाटर बॉल बना रहा है। ये सुनते ही कुनोन के मन में एक चमक आती है। अगर वो मैजिक में काफी अच्छा हो गया तो शायद एक दिन वो खुद अपनी नई आईबॉल्स बना सके, और तब वो पहली बार सबकी तरह शेप्स और कलर्स देख पाए। यही सोचकर उसके अंदर एक नई उम्मीद जन्म लेती है। एक दिन लंच के समय पहली बार कुनोन अपने सैंडविच में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये जानने की इच्छा दिखाता है। मेड उसे हर चीज प्यार से समझाती है और उसे महसूस होता है कि कुनोन की क्यूरियोसिटी ने खाना बनाना और भी खास बना दिया है। लंच के बाद उसकी ट्यूटर फ्लोरा आती है, जो रोज की तरह उसे किताब पढ़कर सुनाती है। वो पूछती है कि आज कुनोन कौन सी कहानी सुनना चाहता है। कुनोन तुरंत कहता है कि वो नाइट हिस्टोर ह्यूग्लिया की कहानी सुनना चाहता है। फ्लोरा थोड़ा रुक जाती है क्योंकि वो जानती है कि हिस्टोर ही किसी हद तक कुनोन की ब्लाइंडनेस की वजह है। मेड उसकी हेजिटेशन देखकर उसे थम्स अप देती है कि सब ठीक रहेगा, और फ्लोरा मान जाती है, लेकिन वो कुनोन से कहती है कि अगर कहानी उसे परेशान करे तो वो तुरंत बता दे। कुनोन फ्लोरा से वादा करता है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे हर तरह की जानकारी सुनने की उत्सुकता है। फ्लोरा कहानी शुरू करती है और कुनोन को पता चलता है कि बहुत पहले दुनिया के हीरोज और डीमन लॉर्ड के बीच भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में देश के महान हीरो हिस्टोर ने डीमन लॉर्ड को हराया, लेकिन बदले में अपनी एक बाह और एक टांग खो दी। उस समय के बाद से कभी कभी हीरो के वंश में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके शरीर का कोई हिस्सा नहीं होता, कभी बाजू, कभी पैर, कभी नजर, और लोग उन्हें हीरो स्कार या हीरो की पुनर्जन्म वाली संतान कहते हैं। ये सब सुनकर भी कुनोन मन ही मन सोचता है कि ये सब बस बेकार की बातें हैं। उसे पता है कि ये उसकी जिंदगी है और असली मायने उसकी अपनी मैजिकल पावर के हैं। उसे किसी पुरानी कहानी या वीरों की लेजेंड से डिफाइन होने की जरूरत नहीं। उसका भविष्य इस बात से तय होगा कि वो अपनी मैजिक से क्या कर सकता है, न कि हीरो स्कार की पुराने किस्सों से। कुनोन मन में पक्का निर्णय कर लेता है कि वो मैजिक को पूरी तरह समझकर एक दिन खुद अपनी आईबॉल्स बना सके और सच में देख सके। लेकिन इतना इंटेंस मैजिक ट्रेनिंग उसके छोटे शरीर के लिए बहुत ज्यादा साबित होता है, और थकावट से वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। आइको तुरंत दौड़ती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है ताकि वो आराम कर सके। जब वो होश में आता है, कुनोन दोबारा तय करता है कि उसे सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि अपने शरीर की ताकत भी बढ़ानी होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा लड़का जो इतने बड़े सपने रखता है वो लंबे समय मैजिक करके बेहोश नहीं हो सकता। उसे समझ आता है कि मैजिक को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आइको सलाह देती है कि वो मसल और स्टैमिना बढ़ाने के लिए स्वॉर्ड प्रैक्टिस शुरू करे और साथ ही खाने की मात्रा भी बढ़ाए ताकि उसका शरीर ठीक से डेवलप हो सके। लेकिन वो ये भी समझाती है कि ये सब धीरे धीरे फेजेस में करना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस तरह कुनोन की ट्रेनिंग शुरू होती है, देश के एक बेहतरीन रिटायर हुए स्वॉर्ड्समैन मास्टर यूरो के साथ। ट्रेनिंग बेहद मुश्किल और थकाने वाली है, लेकिन कुनोन धीरे धीरे लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। कुछ समय बाद उसकी मैजिक क्लास का समय हो जाता है तो जेनी ट्रेनिंग एरिया में पहुंचती है और मास्टर यूरो उन्हें स्पेस देने के लिए पीछे हट जाते हैं। जेनी कुनोन के पास आती है और कहती है कि उसे देखकर अच्छा लगा कि कुनोन ने स्वॉर्ड फाइटिंग भी शुरू कर दी है। कुनोन बताता है कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ज्यादा स्टैमिना की जरूरत पड़ेगी। जेनी, जो हमेशा कुनोन को एक शांत और थोड़ा उदास बच्चा समझती थी, अब साफ देख सकती है कि वो बदल चुका है। अब वो खाली महसूस नहीं करता बल्कि उसके अंदर एक मजबूत मोटिवेशन जल रही है। वे मैजिक क्लास शुरू करते हैं और जेनी उसे पिछली बार वाला स्पेल दोहराने को कहती है। पिछले लेसन में कुनोन सिर्फ एक वाटर बॉल बना पाता था, लेकिन आज वो एक साथ आराम से 6 या 7 वाटर बॉल्स बना देता है। जेनी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाती कि कुनोन ने बिना उसे कुछ नया सीखे इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस कर ली है। उसी दोपहर प्रिंसेस मिरिका, जो कुनोन की फियांसे है, उससे मिलने आने वाली होती है। मिरिका हमेशा उससे मिलने को लेकर थोड़ा हिचकिचाती थी क्योंकि कुनोन उसे हमेशा बहुत उदास और दूर सा लगा करता था। उसे पता है कि ये पॉलिटिकल मैरिज उसकी रॉयल ड्यूटी है, लेकिन वो सोच भी नहीं पाती थी कि क्या वो पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ गुजार पाएगी। लेकिन जैसे ही वो मैंशन पहुंचती है, उसे तुरंत महसूस होता है कि कुनोन में कुछ बदल गया है। अब उसमें एक नई एनर्जी है और वो मिरिका से आराम से दिल
दिलचस्प बातें करता है। वो उसे अपना वाटर मैजिक भी दिखाता है और मिरिका सच में इम्प्रेस हो जाती है। दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं और बहुत अच्छा समय गुजारते हैं। वापसी की कैरेज में बैठकर मिरिका लाल हो जाती है और खुद को अगले मिलन के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड महसूस करती है। उधर क्यूनॉन को एहसास होता है कि शायद वो मिरिका को अब तक हल्के में लेता था, इसलिए वो फ्लोरा के पास जाता है और उससे सीखना चाहता है कि वो एक अच्छा प्रॉपर जेंटलमैन कैसे बने ताकि सच में मिरिका के लायक बन सके। उसी रात जेनी क्यूनॉन की प्रोग्रेस के बारे में सोचती रहती है, खासकर ये कि वो एक साथ 7 वाटर बॉल्स बना लेता है जो वो खुद भी नहीं कर पाती। क्यूनॉन अब एलिमेंट्री वाटर मैजिक में पूरी तरह मास्टर हो चुका है और जेनी के पास उसे सिखाने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। अपनी नौकरी बचाने के लिए जेनी अगले दिन अप्रोच बदलती है और क्यूनॉन को बताती है कि वाटर मैजिक को अलग अलग स्टेप्स में समझना चाहिए, जैसे पानी पैदा करना, उसे हवा में तैराना और उसका शेप बनाए रखना। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो 2 वाटर बॉल्स बनाती है, एक गर्म और एक ठंडी, और कहती है कि मैजिक की स्टेट को कंट्रोल करना ही बिगिनर्स और असली प्रोफेशनल्स में फर्क लाता है। क्यूनॉन इस टेक्निक को आजमाता है और मैजिक से पानी एक कप में भरकर आइको को टेस्ट करने देता है। आइको सिप लेते ही रुक जाती है और हैरानी से कहती है कि पानी का टेस्ट एप्पल जैसा है। जेनी चेहरे पर तो नहीं दिखाती, लेकिन क्लियरली इरिटेट हो जाती है कि क्यूनॉन फिर से पहली कोशिश में स्किल पकड़ गया। उस रात क्यूनॉन बिल्कुल नहीं सोता और लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। एप्पल्स की कल्पना दिमाग में लाकर टेक्निक को पूरी तरह मास्टर करने की कोशिश करता है। वो उनका शेप और स्मेल तो इजीली इमेजिन कर लेता है, लेकिन उनके कलर्स ठीक से इमेजिन नहीं कर पाता और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जब तक कलर फील नहीं कर पाएगा वो कभी भी वो आईबॉल्स नहीं बना पाएगा जिनका उसने सपना देखा है। फिर भी क्यूनॉन हार नहीं मानता और खुद से वादा करता है कि चाहे जितना समय लगे वो कोशिश करता रहेगा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय क्यूनॉन फिर से मैजिक आजमाता है और एक वाटर बॉल बनाकर उसे टेबल पर रखे एप्पल्स के ऊपर ले जाता है और अचानक शॉक में खड़ा हो जाता है। आइको जल्दी से पूछती है कि क्या हुआ और क्यूनॉन एक्साइटमेंट में बताता है कि उसे अपने मैजिक के जरिए अब कलर्स दिखने लगे हैं। पहले तो आइको को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि क्यूनॉन शायद इमेजिनेशन में देख रहा है, लेकिन क्यूनॉन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि कटोरे में 2 ग्रीन एप्पल्स और 3 रेड एप्पल्स रखे हैं। आइको खुद चेक करती है और जब उसे पता चलता है कि क्यूनॉन सही है तो वो खुशी से फट पड़ती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। आइको तुरंत ये बड़ी खबर क्यूनॉन के पिता को बताती है कि क्यूनॉन अब मैजिक के जरिए कलर्स पहचान सकता है। वो ये भी समझाती है कि जितनी किसी चीज की शेप साफ होती है और जितना वो पास होती है, क्यूनॉन उतनी इजीली उसका रंग महसूस कर लेता है बस उसे छूकर। आइको ये भी बताती है कि अब क्यूनॉन किताबें भी पढ़ सकता है, क्योंकि वो पन्नों पर इंक को छूकर कलर्स पहचान सकता है। भले ही अभी लेटर्स पढ़ना ठीक से नहीं आता, पर वो इसमें भी जल्दी ही सीख जाएगा। क्यूनॉन के पिता ये सब सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और पहली बार महसूस करते हैं कि उनका बेटा सच में असली प्रोग्रेस कर रहा है। अगले दिन क्यूनॉन जेनी के आने से पहले उसे सरप्राइज देने के लिए एक बड़ी रेड वाटर बॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कंसंट्रेट कर रहा होता है उसका पूरा परिवार अचानक वहाँ आ जाता है, जिससे वो घबरा जाता है। घबराहट में उसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है और रेड वाटर बॉल धड़ाम से फट जाती है। पानी हर जगह फैल जाता है और क्यूनॉन व आइको दोनों लाल पानी में पूरी तरह भीग जाते हैं। क्यूनॉन तो ऐसे दिखने लगता है जैसे वो खून में डूबा हो। ये देखकर उसकी माँ डर के मारे चीख कर वहीं बेहोश हो जाती है। क्यूनॉन समझ ही नहीं पाता कि माँ बेहोश क्यों हुई, तो आइको उसे समझाती है कि खून लाल होता है, इसलिए उसकी माँ डर गई। क्यूनॉन के पिता तुरंत उसे डांटते हैं कि उसने माँ को डराया और उसकी 2 महीने की पॉकेट मनी काट लेते हैं। आइको की 3 महीने की सैलरी काटने का ऐलान होता है और क्योंकि आइको पूरी तरह पैसे से मोटिवेटेड है, वो ये सुनते ही धड़ाम से बेहोश हो जाती है। उधर जेनी पास की झाड़ी के पीछे से ये पूरा तमाशा देख रही होती है। ये सब देखकर उसे साफ समझ आ जाता है कि क्यूनॉन उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। उसकी इतनी तेज ग्रोथ देखकर जेनी के मन में एक भरोसा जागता है कि शायद एक दिन क्यूनॉन दुनिया की सबसे बड़ी उपाधि सेरूलियन सॉर्सरर तक पहुंच सकता है। अगले दिन आइको देखती है कि क्यूनॉन पानी की एक कटोरी को अजीब तरह से घुमा फिरा रहा है। क्यूनॉन बताता है कि उसने उसे मैजिक से एनहांस किया है ताकि वो एक मजेदार फॉर्च्यून टेलिंग टॉय बन जाए। आइको तुरंत उससे अपने लॉस्ट यूथ के बारे में पूछती है, तो क्यूनॉन हंसकर कहता है कि वो अभी भी अपनी प्राइम में है। फिर आइको पूछती है कि क्या वो उसका फ्यूचर हस्बैंड भी देख सकता है, तो क्यूनॉन उसे खुश करते हुए कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की के लिए लड़कों की लाइन लगी रहेगी। उनकी ऐसी मजाक मस्ती देखते हुए फ्लोरा सोचती है कि क्यूनॉन को जोक करना सिखाना शायद गलती थी, लेकिन उसे ये देखकर खुशी भी होती है कि क्यूनॉन अब पहले से बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा है। लेसन के बाद आइको क्यूनॉन को घर के बाहर ले जाती है ताकि वो अपने पिता से मिल सके। ठंड लगने पर आइको उससे कुछ हॉट वाटर बॉल्स बनाने को कहती है। क्यूनॉन ये करते हुए थोड़ा चिंतित हो जाता है कि उसके पिता इतनी देर रात उसे क्यों बुला रहे हैं। आइको उसे समझाती है कि सब ठीक होगा, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की सिवाय थोड़े समय पहले हुए उस खून वाले हादसे के। क्यूनॉन चिढ़कर कहता है कि वही उसे उस स्टंट के लिए उकसा रही थी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा बल्कि उसे मजा आया था। थोड़ी देर बाद वो मेन एस्टेट पहुंचते हैं, जहां हेड बटलर बैलिन उनका स्वागत करता है। फिर इक्सियो आता है और दोनों को पिता के कमरे की ओर ले जाता है। चलते समय इक्सियो पूछता है कि क्या क्यूनॉन को उसकी मदद चाहिए, लेकिन क्यूनॉन कहता है कि वो अब अपने आसपास की चीजें काफी अच्छी तरह महसूस कर लेता है। इक्सियो फिर भी पिछले हादसे की वजह से भीतर से घबराया रहता है। वे कमरे में पहुंचते हैं जहां क्यूनॉन
के माता पिता पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। क्यूनॉन और इक्सियो अंदर चले जाते हैं, जबकि आइको और बैलिन बाहर ही रुक जाते हैं। ग्यूरियन फिर क्यूनॉन से पूछते हैं कि क्या वो असली स्कूल जाने में दिलचस्पी रखता है। क्यूनॉन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उसे दूसरों को परेशान नहीं करना जो हर वक्त उसकी देखभाल करे। वो बताता है कि घर पर वो किसी बहुत जरूरी चीज पर काम कर रहा है। फिर थोड़ा हिचकिचाकर पूछता है कि अगर वो स्कूल न जाए तो क्या ये कोई समस्या है। क्यूनॉन के पिता समझाते हैं कि भले ही हर नोबल बच्चे के लिए स्कूल जाना जरूरी होता है, लेकिन उन्होंने सम्राट से खास अनुमति लेकर क्यूनॉन को उसकी डिसेबिलिटी के कारण घर पर रहने की इजाजत दिलाई है। ये सुनकर क्यूनॉन को हल्की सी चिढ़ होती है। उसे लगता है कि ये सब थोड़ी सी सेटिंग के कारण हुआ है, लेकिन ग्यूरियन उसे इस बात पर ध्यान देने को कहते हैं जो अभी असली मुद्दा है। वे क्यूनॉन से स्कूल जाने पर दोबारा विचार करने को कहते हैं, लेकिन क्यूनॉन सवाल टालकर अपने पिता से कहता है कि पहले उसकी अलाउंस वापस कर दें। ये सुनकर गुरियोन भड़क जाते हैं और दोनों के बीच छोटी सी तकरार शुरू हो जाती है। तभी कुनोन की माँ गुरियोन को उनकी असली बात याद दिलाती है, जिससे वो शांत हो जाते हैं। गुरियोन कुनोन को समझाते हैं कि उससे मेरिका की खातिर स्कूल जाना होगा, क्योंकि कोई नोबल यदि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो समाज में उसका मजाक उड़ता है और मेरिका को एक अनपढ़ लड़के से शादी करने पर स्कूल में ताने सहने पड़ेंगे। ये सुनकर कुनोन सोच में पड़ जाता है और आखिरकार स्कूल जाने के लिए मान जाता है। उसे परेशानी महसूस होती है तो गुरियोन उसे भरोसा देते हैं कि उसे रोज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साल में 5 बार एग्जाम्स देने जाना होगा, जिससे उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा। ये सुनकर कुनोन को बड़ी राहत मिलती है। इक्सियो भी याद दिलाता है कि वो और मेरिका दोनों उसके सीनियर्स हैं, इसलिए वे कुनोन की हर तरह से मदद करेंगे। कुनोन की माँ खुशी से उछलकर खड़ी हो जाती है और तुरंत आइको को बुलाकर उसके यूनिफॉर्म की मेजरमेंट्स लेने बाहर चली जाती है। इक्सियो उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन गुरियोन उसे रोकते हुए कहते हैं कि स्कूल में और नोबल्स कुनोन और मेरिका को परेशान कर सकते हैं। इक्सियो ये सुनकर गंभीर हो जाता है और वादा करता है कि वो अपने भाई का पूरा ध्यान रखेगा। अगले दिन कुनोन खुद मेरिका को बताता है कि वो स्कूल जा रहा है। मेरिका मुस्कुरा देती है, क्योंकि अब वो अपने फियांसे के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएगी। कुनोन घबराहट में स्वीकार करता है कि उसे नए माहौल से थोड़ा डर लग रहा है, तो मेरिका वादा करती है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी। कुनोन उसे धन्यवाद तो देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि मेरिका के जेलस एडमायरर्स जरूर परेशानी करेंगे। मेरिका पहले तो टालती है, लेकिन फिर गर्व से बताती है कि 5 लड़के उसे पसंद करते हैं। ये सुनकर कुनोन लंबी सांस छोड़ता है। उसे लगता है कि जेलस टीनेजर्स से निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी। बाद में जब वो स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनता है तो आइको उसकी स्मार्ट शक्ल देखकर खुशियों से उछल पड़ती है। कुनोन मजाक में अपनी गुड लुक्स पर 2 बातें और जोड़ देता है, फिर कैरेज में बैठ जाता है। निकलने से पहले वो अपने वाटर स्पेल से कैरेज के टायरों पर कुशनिंग जेल चढ़ा देता है। फिर वो परिवार से विदा लेकर शहर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में इक्सियो नोटिस करता है कि कैरेज बिल्कुल स्मूथ चल रही है, जबकि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। कुनोन बताता है कि उसने ये स्पेल खास इसीलिए बनाया ताकि रास्ते के झटकों से उनकी कमर न दुखे। अपनी एबिलिटी पर गर्व महसूस करते हुए कुनोन मजाक में सोचता है कि भविष्य में वो मैजिक सर्विसमैन की नौकरी कर सकता है। तभी इक्सियो उससे पूछता है कि क्या वो स्कूल को लेकर नर्वस है। कुनोन मुस्कुराकर सिर हिलाता है और कहता है कि अब वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। कुनोन अपने भाई इक्सियो को धन्यवाद देता है कि उसने हमेशा उसकी मदद की और माफी मांगता है कि उसकी कंडीशन की वजह से उसे बोझ उठाना पड़ा। वो इक्सियो से ये भी कहता है कि उस दिन की चिंता छोड़ दे जब वो उसकी देखभाल करते हुए चोटिल हुआ था। इक्सियो हैरान रह जाता है तो कुनोन मुस्कुराकर बताता है कि अब वो ठान चुका है, चाहे जितनी मुश्किलें आए वो आगे बढ़ता रहेगा। इक्सियो को खुशी होती है कि उसका भाई पहले वाले डिप्रेस्ड कुनोन से बिल्कुल अलग हो चुका है। तभी कुनोन थोड़ा ज्यादा ही फिलोसॉफिकल होते हुए कह देता है कि वो तो दुनिया से भी ज्यादा जी जाएगा ताकि अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर सके। ये सुनकर इक्सियो सोचने लगता है कि अचानक कुनोन की पर्सनालिटी इतनी ड्रामेटिक बदल कैसे गई। क्या ये सब उस मेड की वजह से है? जैसे जैसे वे स्कूल के पास पहुंचते हैं, इक्सियो हैरान होता है कि कुनोन आसपास मौजूद हर इंसान की प्रेजेंस महसूस कर पा रहा है। स्कूल के गेट पर कैरेज रुकती है और कुनोन बाहर उतरता है। मेरिका दौड़कर आती है और कुनोन उसे देखते ही उसकी खूबसूरती के बारे में नॉन स्टॉप बातें करने लगता है। मेरिका उसे अंदर ले जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन कुनोन वहीं खड़ा रह जाता है। मेरिका चकित होती है, जबकि कुनोन स्कूल बिल्डिंग के अंदर से आ रही तमाम आवाजों पर ध्यान दे रहा होता है। इतने लोगों का सामना करने का दबाव वो महसूस करता है, पर इस बार उसे यकीन है कि वो संभाल लेगा। मन से तैयार होने के बाद वो मेरिका की ओर हाथ बढ़ाता है और हंसते हुए कहता है कि उसे किसी नाजुक लड़की की तरह एस्कॉर्ट करे। मेरिका हंसती है और उसका हाथ पकड़कर सहमति देती है। इसी बीच स्कूल के एक और हिस्से में कुनोन की नई टीचर कैस्ट इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसका नया स्टूडेंट अब तक आया क्यों नहीं। कुनोन मार्क्विस का बेटा है, ये सोचकर उसे लगता है कि एक इनएक्सपीरियंस टीचर होने के नाते क्या वो सच में उसे ठीक से पढ़ा पाएगी। तभी आसपास की कुछ लड़कियां एक बहुत हैंडसम नए लड़के की तारीफ करते हुए एक्साइटेड होकर बातें करती हैं और कैस्ट हैरान रह जाती है जब देखती है वो तो कुनोन है जो मेरिका के साथ अंदर जा रहा है। कैस्ट खुद को संभालकर जल्दी से कुनोन के पास आती है और अपना परिचय देती है। कुनोन भी बड़े नाटकीय अंदाज में किसी लड़की की तरह हेलो बोलता है और बताता है कि वो इस समय डेलिकेट लेडी एक्ट कर रहा है। कैस्ट पूरी तरह स्टन रह जाती है, लेकिन तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और ऑकवर्डनेस टूट जाती है। मेरिका और इक्सियो कुनोन को उसकी टीचर के साथ छोड़कर अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। उनके जाते ही कैस्ट सोचती है कि उसे इस अजीबोगरीब स्टूडेंट के साथ काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ छात्र खिड़की से कुनोन को देखते हैं और उनमें से कोई कहता है कि कुनोन को हीरोज कार मिला
हुआ है। ये सुनकर प्रिंस लायल तमतमा उठता है। उसकी इरिटेशन देखते ही उसके बाकी साथी तुरंत अपनी बात बदलकर कुनॉन की तारीफ को इंसल्ट में बदल देते हैं ताकि प्रिंस का मूड न खराब हो। प्रिंस लायल मुड़ता है और अपने ग्रुप को उसके साथ आने को कहता है। उधर कैस्ट कुनॉन को एक प्राइवेट रूम में लेकर जाती है ताकि उसका एडवांसमेंट एग्जाम शुरू कर सके। वो कुनॉन से पूछती है कि क्या उसे परीक्षा का बेसिक आइडिया है और कुनॉन सिर हिलाता है। कैस्ट समझाती है कि आमतौर पर एग्जाम्स लंबी लंबी गैप्स में होते हैं, लेकिन कुनॉन को स्पेशल एक्सेप्शन मिला है, इसलिए वो जल्दी जल्दी एग्जाम्स दे सकेगा। कुनॉन हैरान होकर पूछता है कि क्यों, तो कैस्ट बताती है कि ये उसके पिता की रिक्वेस्ट पर किंग ने खास तौर पर मंजूर किया है। कुनॉन मुस्कुराकर कहता है कि उसके पिता और किंग तो वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त। कुनॉन को फिर भी थोड़ा गिल्ट महसूस होता है कि उसके पिता को उसके लिए इतनी सेटिंग वेटिंग करनी पड़ी। वो कैस्ट से माफी मांगता है कि उसके कारण स्कूल पर दबाव डाला गया, लेकिन कैस्ट अनसुना करने की कोशिश करती है। कुनॉन रुकता नहीं। वो नोबल सोसाइटी में चल रही करप्शन पर लंबा भाषण शुरू कर देता है। कस्ट मजबूरी में एग्जाम पेपर उसके हाथों में थमा देती है ताकि उसका ध्यान भटके, लेकिन कुनॉन कागज को भी इग्नोर करके अपने ही पिता की करप्ट चमक दमक पर ताने कसता रहता है। आखिर कस्ट हाथ जोड़कर कहती है कि कृपया उसे हाई सोसाइटी पॉलिटिक्स में मत घसीटो। थोड़ी देर बाद वो कुनॉन की एग्जाम कॉपीज लेकर अकेले बैठकर चेकिंग करती है। उसे लगता है कि कुनॉन ने इतना डिस्ट्रैक्ट होकर एग्जाम जरूर खराब किया होगा, लेकिन जैसे ही वो आंसर्स देखती है कस्ट हैरान रह जाती है। कुनॉन ने सब जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। उधर कुनॉन कैफेटेरिया में मिरिका के साथ लंच करने जा रहा होता है कि तभी प्रिंस लायल अपनी टोली के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। लायल अपनी बहन को आवाज लगाता है और मिरिका घबराकर अपने कपड़े ठीक करने लगती है। कुनॉन समझ नहीं पाता कि उसे किसने रोका है और वो आगे बढ़कर लायल की तरफ मुड़ता है। पीछे एक्सियो भी आता है और किसी नोबल को अपने भाई को रोकते देख शॉक्ड रह जाता है। लायल कुनॉन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद वो मिरिका से सगाई किए बैठा है। मिरिका को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने बड़े भाई के सामने वो बोल नहीं पाती। कुनॉन उसकी बेचैनी महसूस करता है और लायल को सबक सिखाने की तैयारी करता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही एक्सियो बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश करता है। लायल भड़क जाता है और एक्सियो को हटने का आदेश देता है। एक्सियो घिरा घिरा महसूस करता है, लेकिन कुनॉन चुपचाप अपने आसपास की सारी नमी को खींचकर वाटर स्पेल बनाता है और पूरी पानी की धारा लायल की पैंट्स पर गिरा देता है, जैसे उसने खुद पर पेशाब कर दिया हो। कुनॉन मासूम बनकर जोर से बोलता है कि प्रिंस लायल की पैंट्स पर कोई गीला दाग है। आसपास सब दंग रह जाते हैं। लायल तमतमाकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन शर्मिंदा होकर भाग जाता है ताकि कपड़े बदल सके। लायल की जाते ही एक्सियो समझ जाता है कि ये कुनॉन की शरारत है। वो उससे पूछता है कि क्या ये तूने किया है, लेकिन कुनॉन भोलेपन से कह देता है कि उसे कुछ पता नहीं। फिर एक्सियो, कुनॉन और मिरिका साथ बैठकर लंच करते हैं। खाना लेते समय कुनॉन मिरिका से पूछता है कि लायल कौन है। मिरिका बताती है कि वो उसका बड़ा भाई है और कुनॉन दुखी हो जाता है कि कोई भाई अपने ही बहन के साथ इतना सख्त कैसे हो सकता है। कुनॉन एक्सियो को धन्यवाद देता है कि वो हमेशा उससे अच्छे से पेश आता है। वहीं एक्सियो के हाथ कांपने लगते हैं। उसे डर है कि कुनॉन ने खुलेआम रॉयल प्रिंस का मजाक उड़ाया है और इसका अंजाम जल्द ही सामने आएगा। मिरिका उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सियो जानता है कि ये मामला इतना आसान नहीं। उधर लायल गुस्से से पैर पटकता हुआ स्कूल के गलियारे में आगे बढ़ता जा रहा है। ह्यूमिलिएशन से आग बबूला। दोपहर के खाने के दौरान कुनॉन अपनी टीम के साथ बैठा हुआ पहले की सारी घटना पर बात कर रहा था। सबको यही समझ नहीं आ रही थी कि लायल ने उनके सामने इतना खुलकर अग्रेसिव बिहेवियर क्यों दिखाया बिना छुपाए। तभी मिरिका सबसे पहले अपनी राय देती है। वो कहती है कि लायल ने शायद ऐसा इसलिए किया ताकि वो मिरिका को कंट्रोल में रख सके, क्योंकि लायल छठा प्रिंस है और मिरिका खुद 9वीं प्रिंसेस, तो रॉयल हायरार्की में वो लायल से नीचे आती है। लेकिन मिरिका आगे बताती है कि अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि उसकी सगाई कुनॉन से हो चुकी है। कुनॉन के पास हीरो स्कार है और वो एक बेहद टैलेंटेड सॉर्सरर भी है, जिसकी वजह से मिरिका की सोशल स्टेटस अब बहुत ऊपर हो चुकी है। और अब जब कुनॉन ऑफिशियली हाई सोसाइटी में डेब्यू कर चुका है, तो नेचुरली कुनॉन और मिरिका दोनों की पोजीशन लायल से भी ऊपर मानी जाएगी। ये सब सुनकर कुनॉन मानता है कि ये पूरा रॉयल पॉलिटिक्स उसके बस की बात नहीं, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मिरिका हंसकर बात सिंप्लीफाई करती है और कहती है कि बस इतना समझ लो, वो कुनॉन से एंगेजमेंट करके बहुत खुश है। कुनॉन भी मुस्कुराकर कहता है कि उसे भी ये सुनकर अच्छा लगा। फिर भी वो कैजुअली बोल देता है कि शायद उसे लायल से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ये सुनते ही एक्सियो और मेका दोनों तुरंत उसे मना कर देते हैं और साफ कह देते हैं ऐसा करने का सोच भी मत। वक्त जल्दी निकल जाता है और कुनॉन के फाइनल एग्जाम का दिन आ जाता है। सुबह निकलने से पहले वो जेनी के साथ एक छोटी सी आखिरी प्रैक्टिस कर लेता है। ट्रेनिंग के दौरान कुनॉन एक पानी का गोला बनाता है और उसे स्मूथली एक एप्पल जैसे साइज की आइस बॉल में बदल देता है। जेनी ये देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि कुनॉन ने बहुत कम समय में बेहद तेजी से प्रोग्रेस की है। उसी दोपहर कुनॉन एकेडमी पहुंचता है और अपने फाइनल एग्जाम के लिए खुद को मेंटली रेडी करता है। चारों तरफ देखकर उसे रियल स्कूल वाली वाइब आती है और उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तभी प्रोफेसर कैस्ट उसके पास आती है, उसे गुड लक विश करती है और कहती है कि कुनॉन को शायद लक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना स्किल्ड हो चुका है। थोड़ी देर बाद कई स्टूडेंट्स मिरिका के पास आकर उससे कहने लगते हैं कि वो अपने फियांसे से सबको मिलवाए। कुनॉन बड़े ही पोलाइट और चार्मिंग अंदाज में खुद को मिरिका के
फियांसे और इक्सियो के छोटे भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और मुस्कुराकर सबको वार्म ग्रीटिंग देता है। उसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स का सीधा इंप्रेशन बनता है कि कुनॉन एक परफेक्ट जेंटलमैन है। दूसरी तरफ लायल एक कोने में खिड़की की तरफ देखते हुए चुपचाप अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उसे आवाज देते हैं कि जल्दी क्लासरूम में आ जाओ, फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। लायल ईगो में भरा हुआ कहता है कि वो जब चाहेगा तब आएगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसे रिमाइंड करते हैं कि फाइनल एग्जाम सबका एक साथ होगा और अगर वो अभी नहीं आया तो उसका एग्जाम मिस हो जाएगा। क्लास में मौजूद सबके चेहरे देखकर लायल और ज्यादा भड़क जाता है। उसे अचानक महसूस होता है कि ये सारे लोग उसके सामने तो कुछ नहीं बोल सकते, बस पीछे पीछे बातें करने में माहिर है। ये बात उसे और चिढ़ाती है। तभी कुनॉन एकदम एक्साइटेड सा आगे बढ़ता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और बड़े फॉर्मल अंदाज में खुद को इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि पिछली बार उसे ठीक से मौका नहीं मिला था। कुनॉन उसका हाथ मजबूती से पकड़कर बार बार एंथुजियाज्म के साथ शेक करता है। लायल तुरंत तमतमाकर कहता है कि उसने कुनॉन को न बात करने की इजाजत दी है और न हाथ लगाने की। कुनॉन झट से माफी मांगता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय और ज्यादा तारीफें शुरू कर देता है। कुनॉन की नॉन स्टॉप कॉम्प्लीमेंट सुनकर लायल के गाल हल्के लाल पड़ने लगते हैं। उसकी एम्बैरेसमेंट सबके सामने साफ दिखाई देती है। बाकी स्टूडेंट्स को ये नजारा देखकर इतनी हंसी आती है कि वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाते। किसने सोचा था कि लायल जैसा बंदा भी ऐसे ब्लश कर सकता है। थोड़ी देर बाद सब अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं और फाइनल एग्जाम शुरू हो जाता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता और पेपर्स चेक होकर तैयार हो जाते हैं। प्रोफेसर करस्ट पूरी क्लास के सामने रिजल्ट अनाउंस करती है। वो बोर्ड पर एक फूल बनाती है जिसका मतलब होता है कि सब पास हो चुके हैं। ये देखते ही पूरा क्लास खुशियों में फट पड़ता है। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद कुनॉन कैरेज में बैठकर सबको हाथ हिलाते हुए विदाई देता है और कहता है कि उम्मीद है आगे कभी फिर मिलेंगे। मैंशन पहुंचते ही वो तुरंत जेनी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जेनी उसे कहती है कि एक पानी का गोला बनाओ और उसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करो। कुनॉन बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन फिर बताता है कि वो एक छोटा सा नया ट्रिक भी प्रैक्टिस कर रहा था। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो उनमें से एक वाटर बॉल को एक चिड़िया में बदल देता है जो अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाती है। जेनी ये देखकर पूरी तरह शॉक में रह जाती है। कुछ पल बाद वो घुटनों पर बैठ जाती है। समझ जाती है कि अब शायद उसके पास कुनॉन को सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी जेनी सच्चाई बताती है कि उसके पास सच में कुनॉन को सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बताती है कि कुनॉन ने एलिमेंट्री मैजिक इतना अच्छे से मास्टर कर लिया है कि बस एडवांस स्पेल सीखते ही वो उसे बहुत पीछे छोड़ देगा। जेनी मानती है कि ये बात वो काफी समय से जानती थी, इसलिए वो रैंडम सी लगने वाली एक्सरसाइजेस बनाती रहती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे। ये सुनकर कुनॉन तुरंत खड़ा होकर मना करता है। वो कहता है कि उसे पहले से पता था, लेकिन उन्हीं एक्सरसाइजेस की वजह से उसकी मैजिक रेंज इतनी एक्सपैंड हुई। वो साफ बोलता है कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं मिलती तो वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। कुनॉन पूछता है कि क्या जेनी छोड़ना चाहती है क्योंकि सैलरी कम है। अगर ऐसा है तो वो अपने पिता से रेस दिलवा देगा। जेनी सिर हिलाकर कहती है कि मामला उल्टा है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है जबकि वो अब एक टीचर के तौर पर अपनी रोल ही ठीक से निभा नहीं पा रही। जेनी कुनॉन के पास आती है, उसके कंधों पर हाथ रखकर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है और उसे सच में कुछ नया सिखाने को नहीं बचा। कुनॉन ये मानने से साफ इनकार कर देता है। कुनॉन साफ साफ जेनी से कहता है कि वो चाहती है तो आगे भी वही छोटे छोटे एक्सरसाइजेस बनाती रहे, चाहे वो बस उसे बेवकूफ बनाने वाले सिंपल ट्रिक्स ही क्यों ना हो। उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर उन ट्रिक्स से वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो उसे बेवकूफ बनाए जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जेनी उसकी आंखों में सीधे देखकर दृढ़ आवाज में कहती है कि अब वो ये सब नहीं कर सकती। ये बोलने के बाद वो मुड़ती है और चली जाती है। घर लौटते हुए वो कुनॉन की सारी अचीवमेंट्स याद करती है और सोचने लगती है कि शायद कुनॉन सच में सिरुलियन सोर्सरर बनने की क्षमता रखता है। ये सोचते ही उसके अंदर मोटिवेशन जाग जाती है। वो खुद से कहती है कि अगर कुनॉन कर सकता है तो वो भी कर सकती है। वो अपने स्टूडेंट से हार मानने वाली नहीं और उसके पास भी आगे बढ़ने का पूरा मौका है। उधर मेंशन में आइको कुनॉन को बताती है कि फ्लोरा ने भी अपनी जॉब छोड़ दी है क्योंकि कुनॉन ने नोबल किड्स वाले स्कूल का पूरा करिकुलम पूरा कर लिया है और ऑफिशियली ग्रेजुएट हो चुका है, इसलिए फ्लोरा की ड्यूटीज भी खत्म हो गई। कुनॉन को थोड़ा दुख होता है कि वो उसे ठीक से बाय भी नहीं बोल पाया। आइको बताती है कि फ्लोरा ने इसलिए गुड बाय नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि वो रो पड़ेगी। ये सुनकर कुनॉन तय करता है कि वो उसे एक लेटर भेजकर प्रॉपर थैंक यू करेगा। शाम के खाने पर कुनॉन अपने पिता गुरियन को जेनी के बारे में सब बताता है, कैसे उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से कुनॉन को अब एक बहुत ही हाई लेवल मजिशियन की जरूरत है। तभी आइक्सियो को अचानक याद आता है कि किंगडम में एक लेजेंडरी रॉयल सॉर्सरर है नाम जियोन। कुनॉन तुरंत बोल उठता है कि वो जियोन को अपना नया टीचर बनाना चाहता है, लेकिन गुरियन फौरन मना कर देता है। वो बताता है कि रॉयल सॉर्सरर को यहाँ बुलाना नामुमकिन है। वो लोग सिर्फ किंग या रॉयल फैमिली की बात मानते हैं। उनकी किंगडम में बहुत हाई प्रोफाइल होती है और वो कैसल से बाहर भी मुश्किल से निकलते हैं। उनसे मिलना ही इतना कठिन है कि टीचर बनाना तो दूर की बात है। ये सुनकर कुनॉन के दिमाग में एक अजीब सा प्लान आता है। वो सोचता है कि जब वो अपने पिता के साथ कैसल जाएगा तो जानबूझकर वहाँ गुम हो जाएगा और जब कोई रॉयल सॉर्सरर उसे खोजने आएगा तो वो समहाउ उसे कन्विंस कर लेगा कि उसे अप्रेंटिस बना ले। गुरियन ये सुनते ही तुरंत प्लान को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये बेवकूफी भरा आइडिया है जिसकी सक्सेस चांस 10% से भी कम है, इसलिए इस पर आगे बात ही मत करो। लेकिन जैसे ही कुनॉन की माँ गुरियन को पपी डॉग आइज देती है, गुरियन तुरंत पलट जाता है और कहता है ठीक है, वो इस बारे में किंग से बात करेगा और देखेगा क्या कर सकता है। कुछ दिनों बाद कुनॉन की औपचारिक रिक्वेस्ट एक ग्रैंड मास्टर
के पास पहुंचती है कि वो रॉयल सॉर्सरर से ट्रेनिंग लेना चाहता है। शुरुआत में ग्रैंड मास्टर इस रिक्वेस्ट को देखकर इम्प्रेस नहीं होता और उसे एक तरफ रखने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि रिक्वेस्ट क्यूनॉन गुरियन की है, हीरो स्कार वाले लड़के की, वो रुक जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी दिलचस्पी नजर आने लगती है। उस दिन के बाद 2-3 दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार कुनोन को रॉयल पैलेस से बुलावा आ जाता है कि उसे रॉयल सॉर्सरर के सामने पेश होना है। वो अपने पिता के साथ कैरेज में बैठकर निकलता है और उसके पिता काफी खुश नजर आ रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छे से सेट हो गया। कुनोन मजाक में कहता है कि किंग और उसके पिता की दोस्ती शायद काफी गहरी होगी, तभी इतनी बड़ी डिमांड मान ली गई। लेकिन उसके पिता बताते हैं कि असली वजह ये है कि कोर्ट के हेड सॉर्सरर को कुनोन और उसकी एबिलिटीज में गहरी दिलचस्पी हो गई है और वो खुद उससे मिलना चाहते हैं। फिर उसके पिता पूछते हैं कि अब तक वो किस लेवल की मैजिक कर सकता है। तभी कुनोन तुरंत एक स्पेल चांट करता है और पानी की एक छोटी सी बॉल बनाता है जो देखते ही देखते एक ब्लैक कैट में बदल जाती है और उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। उसके पिता हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि मैजिक से ऐसा भी हो सकता है, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो प्यार से उस छोटी सी किटी को सहलाने लगते हैं और हैरान होते हैं कि वो न तो मैजिक जैसी लगती है और न ही पानी जैसी, बिल्कुल किसी गली में मिलने वाली नॉर्मल बिल्ली जैसी फील देती है। कुनोन बताता है कि हाल ही में वो एनिमल्स का लुक मास्टर कर पाया है, क्योंकि पहले उसके बनाए जानवर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे उनका कलर भी अपने हिसाब से बदल पा रहा है। उसके पिता खुशी खुशी बिल्ली के साथ खेलने लगते हैं और कुनोन पूछता है कि क्या हम घर के लिए एक असली कैट ले आए। बिल्कुल टिपिकल इंडियन डैड की तरह वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि घर में बहुत गंदगी होगी, ऊपर से कहीं पैर पड़ गया तो गिरकर चोट लग जाएगी, और वैसे भी कुनोन की माँ को डॉग्स पसंद है, तो उनकी चॉइस के आगे उसकी चलने वाली नहीं है। थोड़ी देर बाद वो कैपिटल में एंटर करते हैं, जहाँ उनका स्वागत सिल्वर हेड लड़की रे करती है, जो किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और मिरिका की बड़ी बहन है। कुनोन मुस्कुराकर रे को ग्रीट करता है और कहता है कि वो खुद को लकी मानता है कि उसे इतनी सुंदर सिस्टर इन लॉ मिलने वाली है। उसके पिता मन ही मन सोचते हैं कि कहीं ये लड़का ज्यादा ही खुला तो नहीं हो गया, लेकिन फिर सोचते हैं बाद में देखेंगे। रे हंसते हुए कहती है कि उसने कुनोन के बारे में अपनी छोटी बहन से बहुत कुछ सुना है और वो उससे लंबी कॉन्वर्सेशन करना चाहती है। तभी उसकी नजर कैट पर पड़ती है और वो पूछती है कि क्या इसे कोई स्पेशल फूड चाहिए, लेकिन जैसे ही कुनोन के पिता कैट को जमीन पर रखते हैं, कुनोन स्पेल रोक देता है और कैट फिर से पानी के छोटे से पडल में बदल जाती है। रे समझ जाती है कि कुनोन जितना वो सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड है। वहीं उसके पिता इस बात से थोड़ा उदास हो जाते हैं कि वो कैट का नाम भी नहीं रख पाए। रे कुनोन को ब्लैक टावर ले जाने की पेशकश करती है, जबकि उसके पिता कहते हैं कि वो किंग से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और फिर घर निकल जाएंगे। कुनोन उन्हें चिंता न करने को कहता है और बोलता है कि ब्लैक टावर के बाद वो मिरिका से मिलने और शायद उसे एक क्यूट डेट पर ले जाने का सोच रहा है। उसके पिता उसे मजे करने को कहते हैं और वादा करते हैं कि जब भी वो लौटना चाहेगा उसके लिए कैरेज अरेंज कर देंगे। रे कुनोन को ब्लैक टावर की तरफ ले जाती है और रास्ते में उससे पूछती है कि क्या वो आराम से चल पा रहा है या उसे किसी मदद की जरूरत है। कुनोन हंसते हुए जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और चलते चलते रे से मैजिक को लेकर इतने सारे सवाल पूछने लगता है कि वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सवालों का लेवल ऐसा होता है जैसे कोई क्रिस्टोफर नोलन की डिस्कशन चल रही हो। रे उसे रोकते हुए कहती है कि चलते हुए इतनी एडवांस मैजिक वाली बात करना पॉसिबल नहीं है और बात बदलते हुए पूछती है कि क्या उसे पता है कि करंट किंग के कितने बच्चे हैं। कुनोन इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तब रे बताती है कि किंग तो एकदम फुल ऑन महाराजा टाइप है और उनके 7 प्रिंस और 10 प्रिंसेस हैं। वो खुद सेकंड प्रिंसेस है, जबकि मिरिका 9th प्रिंसेस है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कंट्री में थ्रोन का सक्सेशन नॉर्मल तरीके से नहीं होता, जहाँ राजा के बाद सबसे बड़ा बेटा राजा बन जाए। यहाँ मेरिटोरेसी फॉलो होती है, जहाँ सारे प्रिंसेस और प्रिंसेसेस को उनकी स्किल्स, टैलेंट और किसी आर्ट के लिए डेडिकेशन के आधार पे जज किया जाता है। यानी सबसे छोटा प्रिंस या प्रिंसेस भी अगर काबिल हुआ तो थ्रोन जीत सकता है। रे आगे बताती है कि उसने खुद मेज बनने का फैसला करके सक्सेशन से अपना नाम हटा लिया है और अब वो देश की बेस्ट विजर्ड्स में से एक बनने के लिए अपनी स्किल्स पर काम कर रही है। तभी हॉलवे से गुजरते वक्त कुनोन को अचानक कुछ महसूस होता है और वो खिड़की की तरफ देखकर एक डार्क टावर की दिशा में देखने लगता है, जहाँ से उसे अलग अलग तरह की मैजिकल बीइंग्स की प्रेजेंस फील होती है। थोड़ी देर बाद रे उसे एक बहुत जरूरी बात समझाती है कि हो सकता है वो बेवजह सक्सेशन की लड़ाई में घसीट लिया जाए, इसलिए वो उसे सलाह देती है कि जब तक पूरा यकीन न हो किसी भी फैक्शन से खुद को मत जोड़ना और कभी भी ऐसा कुछ मत कहना जिसे बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इतनी काम की एडवाइस के बदले कुनोन उसे अपनी स्पेशल मैजिक टेक्निक दिखाने का फैसला करता है और अपने जूतों के नीचे पानी की एक पतली सी लेयर को फ्रीज करके आइस बना देता है, जिससे वो बेसिकली आइस स्केटिंग कर सकते हैं। रे को आइडिया इतना पसंद आता है कि वो तुरंत खुद ट्राई करने को कहती है। कुनोन उस पर भी मैजिक डाल देता है और फिर दोनों कॉरिडोर में पागलों की तरह स्केट करने लगते हैं। गार्ड्स घबरा जाते हैं और रे को चोट न लगे इसलिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन कुनोन और रे उनसे कहीं ज्यादा तेज निकलते हैं और भाग जाते हैं। मगर किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं देती, क्योंकि एक नाइट दोनों को देख लेता है और तुरंत चेस करता है। कुनोन पूछता है कि क्या उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन रे इतनी मस्ती में होती है कि कहती है वो नाइट से भी तेज है। यही वो गलत साबित होती है, क्योंकि नाइट उन्हें पकड़ लेता है और गार्डन में ले जाकर अच्छी खासी डांट लगाता है। बाद में दोनों को टावर की तरफ एस्कॉर्ट किया जाता है, जहाँ कुनोन की मुलाकात किंगडम के हेड सॉर्सरर एच से होती है और एच की प्रेजेंस देखकर कुनोन को पहली बार एहसास होता है कि दुनिया
दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। कुनॉन को पहले रे की मैजिक काफी इम्प्रेसिव लगी थी, लेकिन एच को सामने देखकर उसे एहसास हो जाता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल का इंसान है। एच बिना समय गवाए उससे पूछता है कि क्या वो वाटर क्रेस्ट के साथ पैदा हुआ है, और कुनॉन हाँ में जवाब देता है, लेकिन ये भी मानता है कि उसे क्रेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तब एच समझाता है कि मेजेस के पास कुल 7 तरह के क्रेस्ट होते हैं जो उनकी मैजिकल एफिनिटी दिखाते हैं, जैसे फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस और फाउल। इसके साथ साथ हर क्रेस्ट का एक रैंक होता है जो 1 से 5 स्टार्स दिख जाता है। ऐसे में कुनॉन का 2 स्टार क्रेस्ट काफी कॉमन माना जाता है। रे भी बताती है कि वो खुद 2 स्टार विंड मेज है। ये सुनकर कुनॉन हंसते हुए कहता है कि अब उसे समझ आ गया, क्योंकि वो और रे ऐसे हैं जैसे साधारण घर का बना पनीर, और एच ऐसा लगता है जैसे कारीगरों द्वारा महीनों में तैयार किया गया एज्ड चीज। एच इस कंपैरिजन से सहमत हो जाता है और बताता है कि वो खुद 4 स्टार मेज है। इसके बाद वो दोनों को नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है और कुनॉन से कहता है कि वो उसकी मैजिकल पावर्स को थोड़ा टेस्ट करेगा। कुनॉन थोड़ा नर्वस हो जाता है और सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि टेस्ट पास करने पर कोई रॉयल मेज उसका ट्यूटर बन जाएगा, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि एच एक सीनियर रॉयल मेज को बुलाता है और उसे वाटर मैजिक दिखाने को कहता है। वो मेज स्पेल चैंट करता है और हवा में पानी की चमकती हुई ड्रॉपलेट्स का एक शानदार पैटर्न बन जाता है। फिर एच कुनॉन से कहता है कि वो अपनी मैजिक से उस मेज की मैजिक को ओवरपावर करे। कुनॉन को जेनी की बातें याद आती हैं कि वो सिर्फ पानी बना ही नहीं सकता, बल्कि आसपास मौजूद पानी को भी कंट्रोल कर सकता है। अब तक ये उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा था, लेकिन उसने कभी किसी और मेज के बनाए पानी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। उसे समझ आ जाता है कि एच ने जानबूझकर उसे ऐसा टास्क दिया है जिसके बारे में न उसने और न जेनी ने कभी सोचा था। फिर भी कुनॉन बिना घबराए कोशिश करता है और सिल्वर हेड मेज की ड्रॉपलेट्स पर कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। शुरुआत में लगता है कि वो सफल हो जाएगा, लेकिन ड्रॉपलेट्स रेजिस्टेंस दिखाने लगती हैं, क्योंकि सामने वाला मेज अपनी मैजिक से उन्हें मजबूती से थामे हुए होता है। एच पूरे ध्यान से ये सब देख रहा होता है। कुनॉन हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत और स्टेमिना झोंक देता है और सबको हैरान करते हुए वो उस एक्सपीरियंस्ड मेज की 2 वाटर बॉल्स पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। इससे पहले कि एच टेस्ट रोक दे, कुनॉन घुटनों के बल बैठ जाता है और तेज सांसें लेने लगता है। सिल्वर हेड मेज ईमानदारी से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़का उसकी 2 वाटर बॉल्स छीन सकता है। वो एच से कहता है कि वो कुनॉन को अपना शिष्य बनाना चाहता है, लेकिन तभी बाकी मेजेस भी बोलने लगते हैं कि वो भी कुनॉन को प्यूपिल बनाना चाहते हैं। एच सबको चुप कराता है और कुनॉन की तरफ देखकर कहता है कि वो ये देखना चाहता है कि कुनॉन अपनी इमेजिनेशन से और क्या बना सकता है, और उसे कुछ नया क्रिएट करने को कहता है। कुनॉन बिना सोचे समझे अपनी वाटर मैजिक से तुरंत एक ट्रैम्पोलिन बना देता है और एच उस पर चढ़ते ही बच्चों की तरह उछलने लगता है। ऐसे एंजॉय करता है जैसे जिंदगी का सबसे मजेदार पल हो। बाकी सारे मेजेस भी लाइन लगाने लगते हैं, क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है और क्या वो इसे रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एच कुनॉन से कहता है कि वो चाहता है कुनॉन आज रात कैसल में ही रुके, ताकि वो देख सके कि वो और क्या क्या कर सकता है। कुनॉन थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है कि आज उसकी मिरिका के साथ डिनर डेट है, इसलिए वो रुक नहीं सकता। तभी रे उससे पूछती है कि क्या वो अपनी मैजिक से और एनिमल्स या इंसानों की शेप भी बना सकता है। कुनॉन कहता है कि दोनों कर सकता है और तुरंत पानी से बनी एक ह्यूमन डॉल बना देता है जो उसकी मेड जैसी दिखती है। हालांकि अभी वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ी ट्रांसलूसेंट लगती है और मूवमेंट्स भी ठीक से सेट नहीं हुए हैं। सिल्वर हेड मेज पूछता है कि क्या वो डॉल से कुछ करवाया भी जा सकता है। कुनॉन उन्हें वो किस्सा सुनाता है जब उसने डॉल को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी अजीब लग रही थी कि सबने उसे डांट दिया था। एच को ये सुनकर इंटरेस्ट आ जाता है और कुनॉन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुनॉन डॉल को ऊपर नीचे हवा में उछालने लगता है, जिससे कैसल के आधे लोग डर जाते हैं और उसे फिर से डांट पड़ती है और सबको माफी मांगनी पड़ती है। थोड़ी देर में सूरज ढलने लगता है और एच कुनॉन को बताता है कि उसने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं और वो खुद उसे एक सोर्सरर असाइन करेगा, ताकि कुनॉन अपनी मैजिक को और बेहतर तरीके से सीख सके। कुनॉन खुशी से उछल पड़ता है और अपने पिता को बताने जाता है, लेकिन उसके पिता पहले से ही गुस्से में होते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में उनके बेटे की 2 कंप्लेंट्स आ चुकी होती हैं और वो उसे मैजिक के गलत इस्तेमाल के लिए डांटते हैं। थोड़ी देर बाद उसके पिता मैंशन लौट जाते हैं और कुनॉन रे के साथ रह जाता है। तभी रे को याद आता है कि कुनॉन को मेरिका के पास पहुंचना है, वरना वो डिनर के लिए लेट हो जाएगा। रे कहती है कि पैदल गए तो देर हो जाएगी, इसलिए उन्हें मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं, जहाँ कुनॉन पानी की एक बबल बनाता है और रे अपनी विंड मैजिक से उसे आगे धकेलती है, बिल्कुल जादुई कारपेट की तरह, और दोनों आसमान में उड़ते हुए कुछ ही पलों में मेरिका के चेम्बर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन रे गलती से अपनी मैजिक धीरे धीरे कम करने के बजाय एकदम बंद कर देती है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं और तीसरी बार आज ही नाइट डारियो के हाथों पकड़े जाते हैं, जो इस बार और भी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और उन्हें फिर से लंबा लेक्चर देता है। उधर मेरिका अपने कमरे में सज धज कर अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही होती है। मेरिका कुनॉन का इंतजार करते करते बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी और अपने कमरे में आगे पीछे टहलते हुए सोच रही थी कि पता नहीं उसका होने वाला ग्रूम आएगा भी या नहीं। उसकी मेड उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि कुनॉन शायद एकेडमी में ज्यादा देर तक रुक गया होगा, इसलिए लेट हो गया होगा। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होती है और बाहर एक गार्ड खड़ा होता है जो बताता है कि कुनॉन आ चुका है और बाहर प्रिंसेस का इंतजार कर रहा है। मेड जैसे ही पलटती है तो देखती है कि मेरिका आराम से सोफा पर बैठकर महंगी चाय पी रही है, जैसे वो अभी पागलों की तरह दौड़ नहीं रही थी। मेड कुछ बोल ही पाती उससे पहले मेरिका तेजी से
बाहर निकल जाती है अपने फियांसे से मिलने सीढ़ियों के नीचे। उसे कुनॉन खड़ा मिलता है जो तुरंत लेट होने के लिए माफी मांगता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आज चांद बहुत सुंदर लग रहा है, भले ही वो ब्लाइंड है। वो मिरिका से उसका हाथ मांगता है और मिरिका मुस्कुराकर हाथ दे देती है। कुनॉन उसे अपने रॉयल कैरेज में बैठाकर एक बहुत ही शानदार फाइन डाइन रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ उन्हें महंगा स्पार्कलिंग पानी दिया जाता है। दोनों पीते हुए बातें शुरू करते हैं और मेड देखती है कि कुनॉन कितना जेंटलमैन तरीके से बिहेव करता है। मिरिका पूछती है कि क्या वो आज ब्लैक टावर गया था और कुनॉन खुशी खुशी बताता है कि उसकी मुलाकात उसकी बड़ी बहन से हुई और वहाँ मौजूद हर मेज बहुत इंप्रेसिव था, जिसमें सेकंड प्रिंसेस रे भी शामिल थी। वो ये भी बताता है कि उसने मेज टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन उसे अभी नहीं पता उसका टीचर कौन होगा। कुनॉन मिरिका से फ्लर्ट करता रहता है और मिरिका को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जबकि उसकी मेड अंदर ही अंदर सोचती है कि कुनॉन थोड़ा क्रिंज है, लेकिन यंग लव है तो चलने दो। खाना खत्म होने के बाद कुनॉन अचानक मिरिका का हाथ पकड़कर कहता है कि अभी वो बस कभी कभी ऐसे डिनर करा सकता है, लेकिन शादी के बाद हर रात ऐसी ही होगी। ये सुनकर मेड भी सरप्राइज हो जाती है, जो ज्यादा ड्रामास और रील्स देख चुकी थी, और उसे भी लगने लगता है कि कुनॉन इतना क्रिंज नहीं है। मिरिका उस समय अपने इमोशंस संभाल लेती है और शांति से रहती है, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है वो छोटी बच्ची की तरह खुशी से हंसने लगती है और कुनॉन के वादों के बारे में सोचती रहती है। कुछ दिन बाद कुनॉन अपने मैंशन लौटता है और स्टडी रूम में रिपोर्ट लिख रहा होता है। तभी आइको उसे बुलाती है जो कपड़े धो रही थी और उससे मदद मांगती है। कुनॉन तुरंत अपने वाटर मैजिक से झागदार पानी बना देता है, जिससे सारी गंदगी साफ हो जाती है। आइको उसे थैंक्स कहती है, लेकिन कुनॉन बोलता है कि उसकी रिपोर्ट अब लेट हो जाएगी। इस पर आइको उसे डांटते हुए कहती है कि लूजर मत बनो और हर वक्त कमरे में बंद होकर नर्ड की तरह पढ़ाई मत करते रहो। कुनॉन जवाब देता है कि वो बस रिपोर्ट खत्म करना चाहता है जब तक सब कुछ उसके दिमाग में फ्रेश है, लेकिन आइको उसे समझाती है कि नर्ड बनने से कुछ नहीं मिलेगा और अगर वो धूप में बाहर जाकर खेलेगा नहीं और ताजी हवा नहीं लेगा तो उसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। कुनॉन को कड़वा सच समझ आ जाता है कि लड़कियों को हमेशा लंबे लड़के पसंद आते हैं, लेकिन आइको उसे दिलासा देती है कि उसकी हाइट चाहे जैसी हो वो उसे पसंद करेगी जब तक उसका बड़ा है। ये सुनकर दोनों सूखते हुए कपड़ों की छांव में बैठ जाते हैं। कुनॉन पूछता है कि क्या ब्लैक टावर से कोई लेटर आया है, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उसका टीचर कौन होगा। और सच में कुछ दिन बाद उसके लिए एक लेटर आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि डेविलिशली हैंडसम मास्टर जियोनली को उसका नया ट्यूटर बनाया गया है। कुनॉन समझ नहीं पाता कि इस आदमी के बारे में क्या सोचे, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी माँ से उसके बारे में सुना था। लेकिन आइको तो पूरी तरह क्रेजी हो जाती है और बोलती है कि जियोनली पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे हैंडसम आदमी है और वो वजन कम करने और बाल ठीक करवाने की सोचने लगती है, ताकि अगर जियोनली ने उसे देख लिया तो वो बेस्ट लगे। उधर कैसल में रे मिरिका से मिलने आती है और बताती है कि कुनॉन का नया ट्यूटर जियोनली होगा। मिरिका खुश हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि कुनॉन अब सबसे अच्छे सॉर्सरर से सीखेगा, जबकि रे उदास होकर कहती है कि वो खुद कुनॉन की सॉर्सरर बनना चाहती थी क्योंकि वो मजेदार है और अच्छा स्टूडेंट बनता। कॉरिडोर से गुजरते हुए मिरिका को अपनी दो बड़ी बहनें ईव और लिडिया दिख जाती हैं, जो उसे देखकर स्मर्क करती हैं और मिरिका वहीं जम जाती है, लेकिन रे उसके साथ होती है तो उसे थोड़ा हौसला मिलता है। ईव ताना मारते हुए कहती है कि उन्होंने उसके फियोंसे कुनॉन के बारे में बहुत सुना है और मजाक उड़ाती है कि अभी तो उनकी शादी नहीं हुई, सिर्फ बिट्रोदल है, मतलब कुनॉन किसी और प्रिंसेस से प्यार करके शादी भी कर सकता है। ये सुनकर मिरिका इनसिक्योर हो जाती है, लेकिन रे बोल पड़ती है कि दोनों की हालत खराब है और कुनॉन उन्हें तब भी नहीं देखेगा अगर उसकी आंखें ठीक होती। इससे दोनों गुस्से में लाल हो जाती हैं और ये कहते हुए चली जाती हैं कि रे को अपने काम से काम रखना चाहिए और प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उसे पहले ही 3 बार एक नाइट से डांट पड़ चुकी है। वापस कुनॉन के मैंशन में वो आइको के साथ चाय पीते हुए सोच रहा होता है कि उसका टीचर आखिर कैसा इंसान होगा, जबकि आइको सिर्फ जियोनली के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है कि वो उसे सामने से देख पाएगी। तभी अचानक बाहर एक कैरेज रुकती है और उसमें से मिरिका उतरती है। कुनॉन उसे इस वक्त देखकर चौंक जाता है और तुरंत उसकी तारीफ करने लगता है कि उसे इतनी सुंदर लड़की के पास रहने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। उसे नहीं पता कि उसी कैरेज के अंदर जियोनली भी बैठा है और उसकी सारी क्रिंज बातें सुन रहा है और सोच रहा है कि उसे इस ड्रामे में क्यों घसीटा गया। कुनॉन को अभी भी कुछ पता नहीं होता और वो अजीब तरीके से बोलता रहता है कि उसे पूरा यकीन है मिरिका ने अपना सोप बदल लिया है। जियोनली जल्दी ही कैरेज से बाहर निकलने का फैसला करता है और कुनॉन को तुरंत अपने आसपास एक अलग ही प्रेजेंस महसूस होती है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ जियोनली हो सकता है। अंदर ही अंदर आइको घबराई हुई होती है, जबकि कुनॉन सिर्फ यही सोच रहा होता है कि जियोनली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो उसकी घनी मैजिकल ऑरा को साथ महसूस कर पा रहा है। कुनॉन को तुरंत समझ आ जाता है कि ये आदमी ब्लैक टावर में देखे गए किसी भी मेज से ज्यादा ताकतवर है और शायद खुद ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मिरिका कुनन के चेहरे का भाव देखकर पूछती है कि क्या कुछ गलत है, लेकिन कुनन उसे इग्नोर करके जियोनली को ग्रीट करता है और अपना परिचय देता है। जियोनली सीधा कह लेता है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे ब्रैड बच्चे पसंद नहीं है। आइको सोचती है कि कोई मेज इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे ये हॉट भी लगने लगता है क्योंकि उसके दिमाग पर बुक टॉक का असर है। जियोनली साफ बोल देता है कि उसने खुद कुनन का ट्यूटर बनना नहीं चुना, बल्कि ये काम ग्रैंड मास्टर ने जबरदस्ती उस पर डाल दिया है। कुनन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस इतना कहता है कि सब लोग पॉलिटिक्स और हायरार्की के बंधन में बंधे हैं, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। तभी डैरियो खुद को अमेरिका का गार्ड बताकर फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है और कुनन उससे पिछले दिन के हंगामे के लिए माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद सब लोग चाय के लिए बैठते हैं, जो जियोनली के लिए काफी इरिटेटिंग होता है क्योंकि अमेरिका और कुनन लगातार एक दूसरे से फ्लर्ट
बात कर रहे होते हैं। आखिरकार जियोन ली बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि अपने हार्मोन्स कंट्रोल में रखो, क्योंकि वो यहाँ मैजिक की बात करने आया है, न कि दो जुड़वा बच्चों जैसे कॉनी डायलॉग सुनने। जियोन ली कुनन की टांग खींचने के लिए उससे पूछता है कि क्या उसे कंपाउंड मैजिक के बारे में पता है। कुनन जवाब देता है कि कंपाउंड मैजिक एडवांस्ड मैजिक होती है, जिसमें मेज एक साथ कई स्पेल्स इस्तेमाल करता है। जियोन ली मुस्कुराकर पूछता है कि वो एक बार में कितने स्पेल्स चला सकता है, लेकिन उसे जो जवाब मिलता है उसके लिए वो तैयार नहीं होता। कुनन कहता है कि वो एक साथ 31 स्पेल्स चला सकता है और कभी कभी 32 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ फेल हो जाता है। जियोन ली सच में इम्प्रेस हो जाता है और बताता है कि वो खुद 50 स्पेल्स तक चला सकता है, जिससे कुनन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कोई इतना गिफ्टेड हो सकता है। जियोन ली उससे पूछता है कि वो 20 स्पेल्स वाली लिमिट कैसे पार कर पाया, जहाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। कुनन बताता है कि उसने कई स्पेल्स को जोड़कर एक साथ स्टैक कर दिया। जियोन ली को ये सुनकर और ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कोई अपने आप ये ट्रिक समझ पाएगा। उसे अब समझ आने लगता है कि बाकी मेजेस उससे क्यों जल रहे थे, कि उसे कुनन को सिखाने का मौका मिला जबकि उन्हें नहीं, जबकि वही लोग कुनन को ब्लैक टावर में लाए थे। उस वक्त उसे समझ नहीं आया था कि इसमें इतना खास क्या है। भले ही सब कहते थे कि कुनन इंटरेस्टिंग है, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं है कि कुनन कितना एक्सेप्शनल टैलेंट है। जियोन ली अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और अपनी जगह से उठकर कुनन से कहता है कि वो दिखाए कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे इंसान पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता जो सिर्फ बातें करे और साबित कुछ न कर सके। जियोन ली उसे कहता है कि पहले उसकी चापलूसी करे और उससे भीख मांगे कि वो उसका ट्यूटर बने। मिरिका सोचती है कि कुनॉन ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत गलत साबित होती है, क्योंकि कुनॉन ताश के पत्तों की तरह फोल्ड हो जाता है और जियोन ली को दुनिया का सबसे बड़ा सॉर्सरर बताते हुए कहने लगता है कि वो कितना अच्छा महकता है, और यहाँ तक कि वो खुद एक सीधा लड़का होते हुए भी ऐसे डेंजरस मेज पर फिदा हो सकता है। ये सुनकर जियोन ली को अजीब लगने लगता है और वो कुनॉन को डांटते हुए कहता है कि अपनी हरकतें कंट्रोल में रखे, और फिर अपनी मैजिक से मिट्टी की एक दीवार बना देता है। वो कुनॉन से कहता है कि अगर कर सकता है तो इस वॉल को तोड़कर दिखाए और कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शुरू करने से पहले उससे कहता है कि वो उसके लिए एक वाटर बेड बनाए, क्योंकि उसने इसके बारे में बहुत सुना है। कुनॉन तुरंत अपनी मैजिक से पानी का बिस्तर बना देता है और जियोन ली कहता है कि वो उस पर बैठ कर देखेगा। जैसे ही वो उस बेड को छूता है, उसे लगता है जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया हो, क्योंकि वो इतना नरम होता है कि वो वहीं सो जाता है। उधर कुनॉन वॉल को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि भले ही वो देखने में साधारण लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत घना मैजिकल स्पेल चल रहा है जो उसे लगभग तोड़ना नामुमकिन बना देता है। वो ये भी समझ जाता है कि जियोन ली ने अपने स्पेल को 40 से ज्यादा बार कंपाउंड किया है ताकि वो और मजबूत बने, लेकिन कुनॉन जरा भी घबराता नहीं, बल्कि प्रिंसेस के साथ बैठकर चाय पीने लगता है और कहता है कि पहले जियोन ली को उठने दे, फिर वो दीवार तोड़ेगा। 2 घंटे बाद जियोन ली उठता है और देखता है कि सूरज ढल रहा है और उसकी वॉल अब भी खड़ी है। वो कुनॉन से पूछता है कि क्या उसने हार मान ली, लेकिन कुनॉन कहता है कि वो इंतजार कर रहा था और अब जब जियोन ली जाग गया है तो वो दीवार से निपट सकता है। ये कहकर कुनॉन दीवार के पास जाता है और अपना डिटर्जेंट वाटर इस्तेमाल करता है, जो धीरे धीरे मिट्टी को धोकर साफ कर देता है। ये देखकर जियोन ली मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि बाकी लोग जहाँ जोर से पानी का ब्लास्ट मारते, वहाँ कुनॉन ने समझदारी से रास्ता चुना। ये देखकर वो ऑफिशियली कुनॉन को अपना स्टूडेंट मान लेता है और कहता है कि अब से वो उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स में उसकी मदद करेगा और कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक धमाकेदार एनिमे के साथ।